Hello, good afternoon to all of you. I'm taking your subject biopharmaceutics and pharmacokinetics. Since I'm taking first biopharmaceutics, I have put the topic name biopharmaceutics. First, I'd like to give the introduction of it. You know very well what is drug. Drug is a substance which is used to identify, diagnose, treat, or cure any disease. That means drug is a substance or a moiety which is used to diagnose, treat, or cure any disease is known as the drug. Drug is obtained from many sources. There are many sources for the drug like plants, animals, minerals, and even drugs are synthesized from the natural sources also. So we can say drug is not only obtained from natural sources, that means animals, plants or minerals, but it is also synthesized in labs also to have some more beneficial effects, to have more effectiveness of that particular drug. ड्रग इज नेवर एडमिनिस्टर्ड अलोन. आपको ऑलरेडी पता है कि ड्रग जो है कभी भी हम अकेले एडमिनिस्टर नहीं करते हैं. कोई भी जो है ड्रग डायरेक्टली बॉडी में एडमिनिस्टर नहीं होता है क्योंकि ड्रग जो है वो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में यूज करते हैं. डेफिनेटली जब हम माइन्यूट क्वांटिटी में कोई चीज यूज करते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल इट. हैंडल करना बहुत आसान नहीं होता है या फिर सब लोग उस ड्रग हैंडलिंग के लिए जो है अवेयर नहीं होते कि हाउ टू हैंडल. क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि जब आप ड्रग लेते हैं, अगर ड्रग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ड्रग अगर आपके बॉडी में नहीं जाएगी तो आपके बॉडी में उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा. दैट मीन्स एक अप्रोक्सीमेटली अमाउंट जो है ड्रग का वो बॉडी में जाना ही चाहिए. अगर जरा भी ड्रग स्पिलेज हो जाता है उसका या इधर उधर गिर जाता है या फिर आपने उसकी प्रॉपर हैंडलिंग नहीं की, जितना डोज चाहिए था उससे कम लिया, तो डेफिनेटली इट विल बी ऑफ नो यूज. तो ड्रग जो है that is why it is never administered alone. Drug is always administered in the form of dosage form. जो ड्रग है वो हमेशा एक डोसेज फॉर्म में ही एडमिनिस्टर करते हैं. दैट मीन्स डोसेज फॉर्म कैसे बनता है? आपके डिफरेंट टाइप्स के डोसेज फॉर्म है. जैसे हम बोल सकते हैं कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म है, आपके नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स है. जो कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म है जो कि लंबे समय से यूज होते आए हैं, कौन कौन से हैं? जैसे टैबलेट है, कैप्सूल्स है, पिल्स है, क्रीम्स है, ऑइंटमेंट्स है. ये सारी चीजें क्या है? ये आपके जो है कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म्स में आ रहे हैं. ठीक है, हमने बोला जो टैबलेट एंड कैप्सूल्स है ये जो सॉलिड यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म है, 90% ऑफ फॉर्मुलेशन जो है इट इज एग्जिस्टिंग इन आपका टैबलेट और कैप्सूल. तो हमने बोला ड्रग इज नेवर एडमिनिस्टर्ड अलोन क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं ड्रग का लॉस होने की पॉसिबिलिटी रहती है, ड्रग की हैंडलिंग में डिफिकल्टी रहती है. दैट इज व्हाई ड्रग इज ऑलवेज कंबाइंड विद द एक्सिपिएंट. A dosage form is prepared and that dosage form is taken by the or it is administered to the patient. Okay, हमने बोला लेकिन नाउ अभी जो है वो आपका नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी अवेलेबल है जिसमें हम जो है डिलेड रिलीज टाइप ऑफ या आपका जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स या आपका जो है हम रिलीज पैटर्न को चेंज कर सकते हैं. वो हमारा जो है आपका नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम अप्रोच में आता है. नेक्स्ट हमने बोला कि जब हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो डेफिनेटली हमें जो है या डोसेज फॉर्म है एडमिनिस्टर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? उसका एक रेस्पॉन्स मिलता है, एक फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स मिलता है. एंड दैट फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स थेरापेटिक एक्टिविटी. थेरापेटिक एक्टिविटी कहने का मतलब है जो बेनिफिट जो आपके पेशेंट के टर्म में बेनिफिट मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? थेरापेटिक बेनिफिट बोलता है. लेकिन वो थेरापेटिक बेनिफिट हमें व्हाई वी आर गेटिंग बिकॉज ड्रग इज इंटरेक्टिंग विद सम ऑफ द रिसेप्टर्स और वो इंटरेक्शन की वजह से फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी आ रही है. वो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी जो है उस पेशेंट के लिए थेरापेटिक बेनिफिट दे रहा है विच इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल बेनिफिट. ठीक है, तो हमने बोला कि जो ड्रग है वो पेशेंट को क्लिनिकल बेनिफिट देता है, थेरापेटिक बेनिफिट देता है. लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज कहूंगी कि पहले यानी आज नॉट नाउडेज में वी कैन अर्लियर एक्चुअली ओनली फार्मास्यूटिक्स ब्रांच वाज देयर. अगर आप बहुत पहले देखेंगे, अगर आप 5 to 10 years पहले 10 years बिफोर का अगर आप सिलेबस कवर करेंगे या देखेंगे अगर तो उस केस में बायो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट जो है इट वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड एट बी फार्म लेवल. बी फार्म लेवल में बायो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस नहीं था क्योंकि उस समय जो एक
माइंडसेट था लोगों का वो ये था कि फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट पार्ट, केवल फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट फ्रेम क्लासेस होता था, लेकिन फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट के अलावा कभी भी उन फैक्टर्स को डिस्कस नहीं करते थे, उन फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करते थे जो कहीं ना कहीं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग को अल्टर कर सकते हैं। तो नाउअडेज जो है हम बोल सकते हैं, इसलिए ये रीजन है कि आपका फार्मास्यूटिक्स के आगे एक नया स्ट्रीम आया, एक नया ब्रांच आया जिसे बायोफार्मास्यूटिक्स बोला। और बायोफार्मास्यूटिक्स जो है वो एक तरह से एक एडवांस्ड फेज ऑफ द फार्मास्यूटिक्स है, ठीक है। पहले क्या समझा जाता था कि जो भी ड्रग का रेस्पॉन्स है इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। यानी हमने बोला कि कोई भी अगर हम डोसेज फॉर्म दे रहे हैं तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करते थे कि जो भी पेशेंट को बेनिफिट मिला है इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द ड्रग, केवल ड्रग की वजह से उसको वो बेनिफिट मिला, जबकि ऐसा नहीं है। बाद में उसका इंपॉर्टेंस समझा गया कि नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द ड्रग, केवल ड्रग ही फार्माकोलॉजिकल बेनिफिट्स दे के जो है थेरेपेटिक बेनिफिट देगा ऐसा जरूरी नहीं है। ड्रग के साथ हम क्या एक्सीपिएंट्स ऐड कर रहे हैं, किस तरह का डोसेज फॉर्म है, क्या फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग है, all these factors are also important whenever we are forming the dosage form। मेरी बात समझ रहे हो? मैंने ये बोला कि नो डाउट ड्रग इज द मोइटी जिसके वजह से फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज आ रही है, लेकिन हमने बोला केवल ड्रग ही जो है वो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को देने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, या फिर इंटेंसिटी ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी इज नॉट ओनली डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द ड्रग but it is also dependent on the type of the dosage form we are preferring, the excipients we are using in dosage form, the physicochemical properties of the drug is again important when we are formulating in the form of dosage form। Physicochemical properties in the sense आपको already पता होना चाहिए whether it is of crystalline nature, whether it is of amorphous nature, what is the pKa of the drug, what is the surface area of the drug, what is the intrinsic solubility of the drug। So these are some of the physical properties of the drug which is to be considered before going any preparation of the dosage form। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि केवल ड्रग जो है वो इम्पोर्टेंट है या वही फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज देता है। ड्रग की फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इनहैंस भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है इफ वी आर नॉट सिलेक्टिंग प्रॉपर टाइप ऑफ एक्सिपिएंट्स, या हम सही फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज वाला ड्रग नहीं दे रहे हैं तो डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर ड्रग एक सुटेबल फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज दे सके या फिर suitable intensity of action दे सके which will be in term of your therapeutic benefit or clinical benefit। So a special branch or discipline developed that accounts for all the factors that influence the therapeutic effectiveness of the drug। यही रीजन है एक नया ब्रांच आया, पहले क्या सिर्फ फार्मास्यूटिक्स की बात होती थी एंड फार्मास्यूटिक्स इज द ब्रांच ओनली फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द ड्रग। फार्मास्यूटिक्स सिर्फ फॉर्मुलेशन के बारे में बात करता है कि ये डोसेज फॉर्म बनाना है, ऐसे बनाना है, बाकी उसे इससे मतलब नहीं होता है कि जो डोसेज फॉर्म हुआ है उसमें ड्रग कितना रिलीज हुआ है, किस रेट से रिलीज हो रहा है, उसमें इसका कोई रोल नहीं होता है। सिर्फ इतना मतलब होता है कि आपका फॉर्मुलेशन डेवलप हो गया और ड्रग रिलीज हो रहा है। इन दैट केस यानी इन फार्मास्यूटिक्स ओनली अगर हम बोले तो आपका रेट एंड एक्सटेंट ऑफ रिलीज कोई बहुत बड़ा उसके लिए कंसिडरेशन नहीं रहता है। लेकिन जब हम बायो फार्मास्यूटिक्स की बात करते हैं तो वहां पे रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन या रेट एंड एक्सटेंट ऑफ रिलीज of drug from the dosage form is really a important factor। ठीक है, तो हमने बोला what is biopharmaceutics, हमने बोला biopharmaceutics it is a special branch or it is the one of the discipline which is developed that accounts for all the factors that influence the therapeutic effectiveness of the drug। जो therapeutic effectiveness of the drug को अल्टर कर सकते हैं ऐसे सारे फैक्टर्स की हम जिस डिसिप्लिन में स्टडी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बायोफार्मास्यूटिक्स। So here we can see the exact definition। Biopharmaceutics, it is defined as a study of factors influencing the rate and amount of the drug that reaches the systemic circulation and use of this knowledge to optimize the therapeutic efficacy of the drug। That means in biopharmaceutics, bio plus pharmaceutics, that means pharmaceutics means formulation, bio means bioavailability in the terms of viability। That means all factors which are affecting the rate and amount of the drug release। आपने बात समझ रहे हो? मैंने क्या बोला, here two terms, that means it is a combination of two terms। Biopharmaceutics it is a combination of two terms।
Bio plus pharmaceutics. What is bio? Bio, it is a bioavailability. What is bioavailability? It is the rate and extent of drug absorption. Bioavailability हम किसे बोलते हैं? Rate and extent of drug absorption को हम क्या बोलते हैं? Bioavailability. और pharmaceutics किसे बोलते हैं? Formulation को. तो हमने बोला वो सारे factors जो रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, वो सारे फैक्टर्स को स्टडी करना और स्टडी करने के बाद उन सारे फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज करना सो दैट वी कैन गेट द मैक्सिमम थेरेपेटिक बेनिफिट फ्रॉम द ड्रग। यानी हमने बोला कि अगर हम कोई फॉर्मुलेशन बना रहे हैं तो हमने ऐसे बोला कि जब हम फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी कर रहे हैं तो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी ड्रग वो भी इंपॉर्टेंट है, किस तरह का हम एक्सीपिएंट सिलेक्ट कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, साथ में हमने बोला द टाइप ऑफ द डोसेज फॉर्म वी आर प्रेफरिंग दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सो ऑल द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन will be considered in case of biopharmaceutical subject, and these factors are optimized to get the maximum therapeutic benefit from the drug. Okay, so we can see that some special terms are here in case of biopharmaceutics. We will discuss like special terms or important terms are absorption. ठीक है, हमने बोला what is absorption? Absorption we were using when pharmaceutics टर्म वाज यूज, जब फार्मास्यूटिक्स की बात करते थे तो हम हमेशा एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन की बात करते थे, ठीक है। बट नाउअडेज एब्जॉर्प्शन से बेटर टर्म यूज होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बायो अवेलेबिलिटी, जो कि एक एप्रोप्रिएट टर्म है टू एक्सप्लेन द थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग। What is absorption? Absorption is the movement of the drug. It is the movement of unchanged form of the drug from the site of administration to the systemic circulation. That means just imagine absorption means movement of the drug. Movement of the drug nahi, it is the movement of the unchanged form of the drug from the site of administration to the systemic circulation. This is known as the absorption. ड्रग का मूव करना, जहां पे हम उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं वहां से सिस्टम की तरफ मूव करना, लेकिन वो चेंज फॉर्म में नहीं होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। सो एब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ द अनचेंज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। नेक्स्ट इज बायोअवेलेबिलिटी। Bioavailability is the rate and extent of drug absorption. That means in case of absorption, we are not talking about the rate and extent. What we are saying, just movement of the drug, movement of the unchanged form of the drug from site of administration to the systemic circulation. We are not talking in terms of rate. We are not talking in terms of rate. We are just telling that कितना amount आपका जो है जा रहा है, हम केवल अमाउंट के रेफरेंस में बात कर दे रहे हैं, लेकिन हम रेट के रेफरेंस में बात नहीं करते हैं when we are taking the term absorption. बट बायोअवेलेबिलिटी में हम क्या करते हैं, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन को हम क्या बोलते हैं, बायो अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट हमने बोला ड्रग डिस्पोजिशन। आप इमेजिन कर सकते हैं डिस्पोजिशन, पोजीशन यानी उसकी पोजीशन चेंज होना। जब हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो डेफिनेटली इट गोज टू द इंट्रावास्कुलर सिस्टम, इंट्रावास्कुलर सिस्टम में जाता है, इंट्रावास्कुलर सिस्टम में जाने के बाद एक्स्ट्रावास्कुलर सिस्टम में जाता है। इंट्रावास्कुलर मींस वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स है ड्रग उसमें जाता है। इफ यू आर गिविंग बाय ओरल रूट, इफ यू आर गिविंग बाय इंट्रामस्कुलर रूट, वेदर यू आर गिविंग बाय सबक्यूटेनियस रूट, whatever route you are preferring, definitely drug will move to the intravenous, to the intravascular side, and from intravascular it will move to the extravascular. This movement of drug from one place, now one compartment to the another compartment is known as the डिस्पोजिशन, ड्रग डिस्पोजिशन, यानी ड्रग अपनी जगह बदल रहा है, पहले इंट्रावास्कुलर था फिर एक्स्ट्रावास्कुलर जा रहा है, और इसी एक्स्ट्रावास्कुलर में डेफिनेटली ये उस ऑर्गन के पास जाता है जहां पे वो अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को शो कर पाता है, ठीक है। तो हमने बोला व्हाट इज डिस्पोजिशन, इट इज द मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू द अनदर कंपार्टमेंट, ठीक है। डिस्पोजिशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स। अगर हम डिस्पोजिशन बोलते हैं तो उसमें दो चीजें छिपी हुई होती हैं, हाइडेड होती हैं। पहला होता है डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन। जो ड्रग डिस्पोजिशन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू द अनदर कंपार्टमेंट। एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में ड्रग का जो मूवमेंट होता है
इसे हम क्या बोलते हैं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। डेफिनेटली वाई डिस्ट्रीब्यूशन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमने बोला कि अगर आपके ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो डेफिनेटली जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, इंटेंसिटी ऑफ एक्शन है, या जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ऑल दीज फैक्टर्स विल बी डिपेंडेंट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन बिहेवियर ऑफ द ड्रग। आप इमेजिन करिए अगर आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, अगर वो इंट्रावैस्कुलर ही रहता है, तो उस केस में क्या आपका ड्रग ऑनसेट ऑफ एक्शन दे पाएगा? क्या आपका ड्रग का इंटेंसिटी ऑफ एक्शन आएगा? क्या आपका ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन नहीं आएगा? दैट मीन्स अगर ड्रग आपका फास्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, there will be fast onset of action, there will be good intensity of the action, and for how long that drug is retaining in the extravascular site, depending on that, the duration of action will be seen. So we can say the distribution will decide, आपका क्या decide करेगा कि what will be the onset of action, what will be the intensity of action and duration of action. And distribution means, drug का distribution means movement of drug from one compartment to the another compartment. Compartment means दो अलग अलग केबिन से आप मान लीजिए, दो अलग अलग चीजें हैं, जैसे इंट्रावास्कुलर इज वन कंपार्टमेंट, एक्स्ट्रावास्कुलर इज अनदर कंपार्टमेंट, हार्ट इज वन कंपार्टमेंट, लीवर इज वन कंपार्टमेंट, ब्लड वेसल इज वन कंपार्टमेंट। सो दीज ऑल आर द कंपार्टमेंट्स, और ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला ड्रग एलिमिनेशन। ठीक है, तो हमने बोला ड्रग डिस्पोजिशन इज कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है ड्रग का एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होना, आपका एक तरह से जाना यानी मूवमेंट होना। और ये मूवमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई डिस्ट्रीब्यूशन इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि मैंने बोला जो आपके ड्रग का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, या ऑनसेट ऑफ एक्शन है, इंटेंसिटी ऑफ एक्शन है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ऑल दीज थिंग्स विल बी डिपेंडेंट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन बिहेवियर ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट हमने बोला elimination. That means when drug is distributed पैरेलली, साथ में ही जो है ड्रग का एलिमिनेशन भी स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ड्रग पहले डिस्ट्रीब्यूट होता है फिर उसके बाद वो एलिमिनेशन में जाता है, ऐसा नहीं होता है। आपका जब ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होता है सेम वे सेम ट्रैक पे पैरेलली जो है आपका एलिमिनेशन भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एलिमिनेशन इज अगेन कंटेनिंग टू टर्म्स। ड्रग एलिमिनेशन में दो चीजें हिडन होती है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एलिमिनेशन क्या है? एलिमिनेशन इज द प्रोसेस दैट टेंड्स टू रिमूव द ड्रग फ्रॉम द बॉडी एंड टर्मिनेट्स इट्स एक्शन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें ड्रग को बॉडी से रिमूव किया जाता है ताकि उसके एक्शन को टर्मिनेट कर सके। ठीक है, डेफिनेटली अगर ड्रग बॉडी में पड़ा रहेगा तो क्या होगा, उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो कंटिन्यूअसली रहेगा, इट विल रिजल्ट इन टॉक्सिसिटी। तो डेफिनेटली एक टाइम पीरियड के बाद जो है ड्रग शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, बट बिफोर एलिमिनेशन ड्रग हैज टू गो अंडरगो द प्रोसेस ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमने बोला एलिमिनेशन इज कंबाइनिंग या इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन। Any drug which is undergoing the elimination process, that means first it will go for biotransformation process, then it will go for the excretion process. Elimination का पर्पस ही होता है ड्रग को बॉडी से निकाल देना और उसको उसके एक्शन को टर्मिनेट करना। लेकिन क्या ड्रग को निकालना इजी होता है? नहीं होता है। व्हाई? बिकॉज ड्रग इज लाइपोफिलिक इन नेचर। दैट मीन्स द ड्रग्स, कौन से ड्रग्स हम बोलते हैं मोर पोटेंट है, किन ड्रग्स को हम कहते हैं बेस्ट है? द ड्रग्स व्हिच विल बी हैविंग द लाइपोफिलिक प्रॉपर्टीज। तो हमने बोला डेफिनेटली जब तक ड्रग के पास लाइपोफिलिक प्रॉपर्टीज बनी रहेंगी तब तक वो ड्रग निकलेगा ही नहीं बॉडी से, वो जो है रीअब्सॉर्ब होता जाएगा और अपना इफेक्ट देता रहेगा। तो इन एलिमिनेशन फर्स्ट स्टेप जो होता है इट इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन, और नेक्स्ट क्या होता है आपका एक्सक्रीशन। ठीक है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब है कि आपका इनएक्टिवेशन ऑफ द ड्रग, यानी आपका जो लीवर है वो ड्रग को इनएक्टिवेट करता है। कैसे इनएक्टिवेट करता है? जो लाइपोफिलिक ड्रग है उसको मोर हाइड्रोफिलिक बनाता है, उसके मॉलिक्यूलर वेट को इंक्रीज कर देता है। और जब आपके ड्रग के मॉलिक्यूलर वेट और आपकी हाइड्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाती है तो डेफिनेटली जैसे वो किडनी के यहाँ जाता है तो उसका जो है एक्सक्रीशन हो जाता है, जो भी मेटाबोलाइट फॉर्म हुआ है
after biotransformation, that metabolite will be more polar in nature, its molecular weight will be more. So definitely as it goes for the excretion process, वो आपके जो है यूरिन से या फिर आपकी जो भी अल्टरनेटिव रूट्स है वो वहां से एक्सक्रीट आउट हो जाता है एंड फाइनली द एक्शन ऑफ द ड्रग इज टर्मिनेटेड। तो हमने बोला व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टर्म, एब्जॉर्प्शन इज इंपॉर्टेंट, एब्जॉर्प्शन से बेटर टर्म इज बायोअवेलेबिलिटी, ड्रग डिस्पोजिशन, होप सो समझ आ गया होगा, डिस्पोजिशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स, डिस्ट्रीब्यूशन प्लस एलिमिनेशन। अगेन एलिमिनेशन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आपका ड्रग का एलिमिनेशन नहीं होगा, कंटिन्यूअसली ड्रग जो है इट विल रिटेन इन द बॉडी एंड इफ इट विल रिटेन इन द बॉडी इट विल रिजल्ट इन टॉक्सिसिटी। So definitely it should be removed from the body and this is the duty of the body to eliminate from the body. How it eliminates from the body? It will first biotransform the drug, biotransform in the sense जो आपका लीवर है वहां पे ड्रग जो है फेज 1 फेज 2 जो है मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है फेज 1 फेज 2 उस प्रोसेस में जाता है। फाइनली जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स है वो ड्रग के साथ अटैच हो जाती है, उसके लाइपोफिलिसिटी को रिड्यूस कर देती है, मॉलिक्यूलर वेट को इनहांस कर देती है और ड्यूरिंग बायो ट्रांसफॉर्मेशन जब मॉलिक्यूलर वेट और आपका हाइड्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाता है तो डेफिनेटली ड्रग इज नॉट इन कंडीशन टू गेट रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स, जो भी आपका यूरिनरी सिस्टम है वहां से वो दोबारा से भी एब्जॉर्ब हो जाए ऐसी उसकी टेंडेंसी नहीं रह जाती है। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होने की वजह से फाइनली जो है इट इज एक्सक्रीटेड आउट, इट इज थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो हमने बोला कि दीज आर द कॉमन टर्म्स जो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये सारे कॉमन टर्म्स जो है अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, या से लिंक्ड है। तो हमने बोला कि आपका दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये टर्म्स जो है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग से रिलेटेड है। डेफिनेटली टू हैव ऑप्टिमम बेनिफिट ऑफ एनी ड्रग, किसी भी ड्रग से हम अगर मैक्सिमम बेनिफिट चाहते हैं तो हमारे पास उस ड्रग का काइनेटिक्स ऑफ एडीएमई प्रोफाइल होना चाहिए। इट मींस आपको ऑलरेडी पता है कि ड्रग की हाफ लाइफ क्या है, आपको पता होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट क्या है आपको पता होना चाहिए, उसका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, उसका एक्सक्रीशन प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारी नॉलेज होती है ड्रग की, डेफिनेटली बाय यूजिंग दिस नॉलेज यानी इस नॉलेज को यूज करते हुए आप जो है पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग जो है वो डोज को एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी साइज को, डोज साइज कहने का मतलब 500 mg देना है, 250 mg देना है, तो जो डोज साइज एडजस्टमेंट है, डोज की फ्रीक्वेंसी का एडजस्टमेंट है, दिस कैन बी डन ओनली इफ वी विल हैव द नॉलेज ऑफ द रेट काइनेटिक्स ऑफ द एडीएमई ऑफ पर्टिकुलर ड्रग। जब तक हमारे पास किसी भी ड्रग की एडीएमई प्रोफाइल नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन प्रोफाइल नहीं होगा, तब तक हम किसी भी ड्रग के डोज एडजस्टमेंट या आप डोज एडजस्टमेंट कहने का मतलब है डोज साइज डिसाइड करना या डोज फ्रीक्वेंसी डिसाइड करना, हम ये इजीली नहीं कर सकते। और अगर हम डोज साइज या डोज फ्रीक्वेंसी एडजस्ट नहीं करते हैं तो यू नो वेरी वेल कि हर पेशेंट के लिए एक डिफरेंट डोज चाहिए होता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों के लिए वही पैरास्टामोल का डोज डिफरेंट होता है, जेरियाट्रिक पेशेंट्स दैट मींस जो ओल्ड एज वाले पेशेंट्स होते हैं उनकी डोज अलग होती है, एक हेल्दी पर्सन की डोज अलग होती है, फैट पर्सन की डोज अलग होती है। दैट मींस ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट, जो बॉडी साइज है उसके अकॉर्डिंग भी जो है हमें डोज एडजस्ट करना पड़ता है। और हम डोज कब एडजस्ट कर सकते हैं, जब हमारे पास किसी भी ड्रग का एडीएमई प्रोफाइल होगा, दैट मींस एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन प्रोफाइल होगा एंड दिस एडीएमई इज नोन एज द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द ड्रग। ओके, नेक्स्ट हमने बोला कि ठीक है, तो हमने बोला कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी ड्रग को अगर हम यूज करना चाहते हैं तो हमारे पास एडीएमई प्रोफाइल होना चाहिए। अगर हमारे पास एडीएमई प्रोफाइल होगा तभी हम किसी ड्रग के डोज साइज या डोजिंग फ्रीक्वेंसी या इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ डोज कर सकते हैं। इंडिविजुअलाइजेशन कहने का मतलब इंडिविजुअल नीड के अकॉर्डिंग हम डोज को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला अगर हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, यानी हमने बोला कि पेशेंट को बेनिफिट कैसे मिलता है, पेशेंट को क्लिनिकल बेनिफिट कैसे मिलता है, वो आपके 4 फेजेस में डिवाइड है। पेशेंट को बेनिफिट देने के लिए उससे पहले डिफरेंट फेजेस हैं, जैसे सबसे पहला है फार्मास्यूटिक्स फेज,
जहां पे हमने बोला है फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट हमने बोला फार्माकोकाइनेटिक फेज, जहां पे आपका एडीएमए ऑफ द ड्रग है। फार्माकोडायनेमिक फेज, जहां पे ड्रग जो है बॉडी के साथ इंटरेक्ट होकर अपना एक इफेक्ट दे रहा है। लास्ट हमने बोला थेरेपेटिक फेज। दैट मीन्स जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है या थेरेपी है, अगर हम उसको देखें तो वो आपके 4 फेजेस से कंबाइन करके बना है। फार्मास्यूटिकल फेज या फार्मास्यूटिक्स फेज, नेक्स्ट फार्माकोकाइनेटिक फेज, नेक्स्ट फार्माकोडायनेमिक फेज, नेक्स्ट थेरेपेटिक फेज। So these are the 4 phases which are involved in drug administration and therapy. Here we can have table, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने बोला कोई पेशेंट है, अगर हम उसे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ड्रग हम कभी भी सिंगल ड्रग, प्योर ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर नहीं कर रहे हैं। ड्रग को हमेशा एक्सीपिएंट्स के साथ कंबाइन किया जाता है, एक डोसेज फॉर्म डेवलप किया जाता है, और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, तो हमने बोला फार्मास्यूटिक्स का मतलब कोई बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट से मतलब था। उसका टैबलेट अच्छी दिखनी चाहिए, टैबलेट का शेप अच्छा होना चाहिए, उसका हार्डनेस अच्छा होना चाहिए, बाकी सारी चीजें वो अच्छी होनी चाहिए। लेकिन कभी भी फार्मास्यूटिक्स जो है वो आपके रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन से मतलब नहीं रखता है, उसका काम केवल सिस्टमिक सर्कुलेशन से बाहर तक का ही था। जो फार्मास्यूटिक्स प्रोसेस है या जो फार्मास्यूटिक्स फेज है, ये जो पर्टिकुलर डिसिप्लिन था, ये केवल एक फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट से मतलब रखता था। बॉडी में इसका क्या रोल होगा, कितना एब्सॉर्ब होगा, किस रेट से एब्सॉर्ब होगा, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिक्स ब्रांच। जो फार्मास्यूटिक्स ब्रांच है वो केवल डोसेज फॉर्म डिजाइनिंग उसका मेन वर्क होता है। ठीक है, तो हमने बोला any drug it is combined with excipient and changed to the particular dosage form. This particular जो आपका step है, it is a part of pharmaceutics. नेक्स्ट हमने बोला यू कैन सी दिस लाइन, इसका लाइन का मतलब है ये सिस्टम के बाहर की बात कर रहे हैं, ये हम सिस्टम बॉडी के अंदर की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली व्हेन दिस ड्रग विल बी एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट, तो क्या होगा, दो पॉसिबिलिटीज होगी, या तो ड्रग रिलीज होगा या तो ड्रग रिलीज नहीं होगा। अगर ड्रग रिलीज नहीं होगा तो डेफिनेटली इट विल गेट वेस्टेड। अगर ड्रग रिलीज होगा तो डेफिनेटली ड्रग जो है डिसइंटीग्रेट होगा, डिसॉल्व होगा, और डिसॉल्व होने के बाद जो है वो या तो वहीं पे, अगर हम ओरल की बात कर रहे हैं तो ड्रग मेटाबोलाइज भी हो सकता है, बाउंडेड भी हो सकता है टू सम ऑफ द कंपोनेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन बॉडी, या हो सकता है ड्रग जो है वहां के एनवायरनमेंट में डिकम्पोज हो जाए। दीज पॉसिबिलिटीज आर आल्सो देयर, दैट मींस हो सकता है सम पार्ट जो है वो आपका एक तरह से वेस्ट हो जाए और कुछ पार्ट आपका जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाए। ठीक है, जब आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा तो मैंने बोला कि ड्रग एब्सॉर्ब हुई, drug distribute हुई। Distribute means it is the movement of drug from one compartment to the another compartment. तो हमने बोला ड्रग जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में आने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हुई। ये फेज जो है ये एब्जॉर्प्शन फेज शो कर रहा है, ये फेज जो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज शो कर रहा है। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होगा तो डेफिनेटली ना तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन मिलेगा, ना ही आपको इंटेंसिटी ऑफ एक्शन मिलेगा, ना ही आपको प्रॉपर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मिलेगा। जो आपका इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन है, ऑल दीज आर डिपेंडेंट ऑन द distribution of the drug. That means movement of the drug from systemic circulation to the extravascular tissues. जब ड्रग आपके एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यूज में जाएगा, पैरेलली आपका ड्रग जो है इट विल गो फॉर द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन आल्सो, दैट मींस मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, सो हियर वी कैन सी कि आपका ड्रग बनाने तक का काम जो है इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज अ ड्यूटी ऑफ फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट। हमने बोला आफ्टर दैट एज इट एंटर्स इनसाइड द बॉडी the absorption is occurring, distribution is occurring, and parallelly आपका elimination is occurring. That means this part is known as the pharmacokinetics. That means ADME. Here biopharmaceutics is the combination of pharmaceutics plus kinetics. दैट मीन्स जो बायोफार्मास्यूटिक्स है उसका रोल जो है डोसेज फॉर्म के यहाँ इस स्टेप से शुरू होता है और आपके इस स्टेप पे खत्म होता है।
ठीक है। तो हमने बोला बायोफार्मास्यूटिक्स क्या है, बायोफार्मास्यूटिक्स जो है उसका रोल जो है डोसेज फॉर्म फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन डोसेज फॉर्म को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं फॉर्मुलेशन को, वो सारे फैक्टर्स की स्टडी करना, उस फैक्टर्स को यूटिलाइज करना ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द डोसेज फॉर्म, और फिर उसके एडीएमई प्रोसेस की स्टडी करना। ठीक है। तो हमने बोला कि आपका जो है बायोफार्मास्यूटिक्स जो है वो आपका इस स्टेप से लेके इस स्टेप तक सिस्टमिक सर्कुलेशन तक के स्टेप को इन्वॉल्व करता है। ये आपका फार्मास्यूटिक्स प्लस फार्माकोकाइनेटिक्स ये थोड़े थोड़े फेजेस को एक तरह से कंबाइन करके ले रहा है। और यहाँ मैंने एरो कोड किया जिसमें मैंने बोला है कि ड्रग फॉर्मेशन, डोसेज फॉर्म फॉर्मेशन से लेके सिस्टम में आने तक का जो रोल है, ये जो पार्ट, ये जो स्ट्रीम डील कर रही है, इट इज अ बायोफार्मास्यूटिक्स। ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला ड्रग जैसे ही आपके जो सिस्टम में आएगी, डेफिनेटली जो ड्रग है इट विल इंटरैक्ट विद द एक्स्ट्रावैस्कुलर टिश्यूज, और जैसे वो एक्स्ट्रावैस्कुलर टिश्यूज के साथ इंटरैक्ट करेगी फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स आएगा। इस फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोडायनामिक्स। ठीक है। बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रहा है, उसको वो एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको इधर से उधर भेज रहा है, उसको मेटाबोलाइज कर रहा है, उसको निकाल दे रहा है। दिस इज द बॉडी इज डूइंग विद द ड्रग, और उसको हम क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स। जो बॉडी ड्रग के साथ बिहेवियर करता है, जो बॉडी ड्रग को डील करने में उसका होता है, उसे हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। लेकिन जो ड्रग बॉडी के साथ करती है उसे हम बोलते हैं फार्माकोडायनामिक्स। ठीक है। तो हमने बोला ड्रग जो है बॉडी को क्या कर रही है, हाउ इट इज डीलिंग द बॉडी, उसे हम बोल रहे हैं फार्माकोडायनामिक्स। ठीक है। बॉडी इज डीलिंग द ड्रग इज नोन एज द फार्माकोकाइनेटिक्स, क्योंकि बॉडी से डील करेगी, उसे वहां से यहाँ फेंकेगी, उसे मेटाबोलाइज करेगी, उसे एक्सक्रीट करेगी, और ड्रग क्या करेगी, वो रिसेप्टर के साथ अटैच होकर फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स देगी। So what drug is doing with the body is known as the pharmacodynamics. That means फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स ऑफ द ड्रग। जब हम फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स की बात करते हैं तो फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स जो है वो थेरापेटिक बेनिफिट के टर्म में भी हो सकता है, टॉक्सिक इफेक्ट्स के टर्म में भी हो सकता है। ठीक है। क्योंकि जब हम रिसेप्टर्स की बात करते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स की बात करें, बीटा रिसेप्टर्स की बात करें, तो अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स केवल हार्ट में तो नहीं है, अल्फा रिसेप्टर्स आपके और भी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। अगर ड्रग इज इंटरेक्टिंग विद रिसेप्टर्स, अल्फा रिसेप्टर्स, तो डेफिनेटली बॉडी में जहां जहां रिसेप्टर्स होंगे उनके साथ इंटरेक्ट होगा। बट किसी पर्टिकुलर में रिसेप्टर तो हमारे लिए एज अ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या एज अ थेरेपेटिक शो करेगा, बट वही दूसरे रिसेप्टर्स के साथ जो इंटरेक्शन है इट विल बी सीन एज अ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग। ओके। तो हमने क्या बोला कि थेरापेटिक्स मीन्स थेरापेटिक प्लस टॉक्सिक इफेक्ट। ठीक है। तो थेरापेटिक्स को हमने क्या बोला कि आपका बेनिफिट भी मिलेगा और टॉक्सिक इफेक्ट मिलेगा, और ये दोनों टॉक्सिक इफेक्ट और बेनिफिशियल इफेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे, फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स। ठीक है। तो हमने बोला अगर हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 phases: फार्मास्यूटिक्स व्हिच इज डीलिंग विद फॉर्मुलेशन ओनली, pharmacokinetics which is dealing with the how body is dealing with the drug, dynamics how drug is dealing with the body, and therapeutics means the pharmacological response we are getting, उससे थेरेपेटिक या जो टॉक्सिक इफेक्ट्स आ रहे हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं, क्लिनिकल बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं, या उससे जो टॉक्सिक इफेक्ट्स आ रहे हैं इसे हम क्या बोल रहे हैं, आपका थेरेपेटिक्स। ठीक है। बायोफार्मास्यूटिक्स का काम कहां से आता है, बायोफार्मास्यूटिक्स का काम है रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन तक। उसका काम कहां तक है, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन तक, यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन में आने तक ड्रग को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट कर रही हैं, वो सारी चीजों को स्टडी करते हैं, और वो सारी स्टडी चीज करने के बाद उन ऑप्टिमाइज्ड फैक्टर्स को हम फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में यूज करते हैं ताकि हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, या हमें जो है गुड रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन मिल सके। डेफिनेटली देयर विल बी द गुड एब्जॉर्प्शन, देयर विल बी गुड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। तो हमने बोला ये जो पर्टिकुलर आपका पार्ट है, यहाँ से डोसेज फॉर्म को अफेक्ट करने वाले फैक्टर से लेके ड्रग एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये जो पार्ट है यानी फार्मास्यूटिक्स एंड काइनेटिक्स को अगर कंबाइन करते हैं तो कुछ उसके स्टेप्स और कुछ उसके स्टेप्स मिला के जो है बायोफार्मास्यूटिक्स में आ जाते हैं। ठीक है। तो बायोफार्मास्यूटिक्स में मतलब हम वो फैक्टर्स की स्टडी करते हैं जो आपके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं,
रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज करना और ऑप्टिमाइज करके उन फैक्टर्स को यूटिलाइज करना ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट. Here we can see the importance of biopharmaceutics and pharmaceutics. Okay, हमने बोला here one graph is given, plasma concentration time profile graph. Here we can see, suppose this is the A drug. ये A drug है जिसमें 100% absorption दिया है. ये हमारा B drug है जिसमें हमने बोला 50% absorption रहा है. ठीक है, हमने बोला this is the minimum effective concentration and suppose here is the maximum safe concentration. ठीक है, so here we can see what is the importance of biopharmaceutics या why biopharmaceutics is more better branch या advanced branch than that of pharmaceutics. हमने बोला ये जो है 100% एब्जॉर्प्शन दे रहा है, ये 50%. आप अगर ज्यादा लोगों के if you see the maximum person's view तो आप क्या देखोगे कि आप ज्यादातर लोग बोलेंगे दिस इज द बेस्ट फॉर्मुलेशन, यानी जो ए है वो बेस्ट फॉर्मुलेशन है पर बी जो है वो बेस्ट फॉर्मुलेशन नहीं है. क्यों? इफ यू विल आस्क व्हाई तो उनका बोलना होगा बिकॉज दिस इज शोइंग 100% एब्जॉर्प्शन so this formulation is the best and since it is showing 50% loss of the drug so this is not the good formulation. But I do not agree here. Why? Because if you see that in case of A formulation it is below the minimum effective concentration. No doubt your drug is getting absorbed 100%, but what will be its use? उसका क्या utility? कोई use नहीं है बिकॉज ये ड्रग अपने मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन को टच ही नहीं कर रहा है, आपका ऑनसेट एक्शन ही नहीं होगा, तो ड्रग 100% एब्सॉर्ब हो जाए तो क्या मतलब है? इस तरह का फॉर्मुलेशन का कोई मतलब नहीं है. तो हमने बोला दिस इज रिलेटेड टू द फार्मास्यूटिक्स. ये फार्मास्यूटिक्स में इस तरह की गलतियां हो जाती थी. क्यों? क्योंकि हमने बोला हम कभी भी फार्मास्यूटिक्स डेवलपमेंट में फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में रेट का रोल कंसिडर ही नहीं करते थे. हम तो केवल रिलीज की बात करते थे, ड्रग रिलीज हो जाए, बट रेट वाज नॉट कंसीडर्ड. तो हमने बोला कि यहाँ पे ये फार्मास्यूटिक्स दिखा रहा है कि 100% अगर एब्सॉर्ब हो भी गया देन इट इज ऑफ नो यूज. क्यों? बिकॉज इट इज नॉट एबल टू रीच टू द मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन. बट इफ यू सी दिस ड्रग, दिस पर्टिकुलर वन, तो हम बोलेंगे दिस इज फार बेटर. व्हाई दिस इज फार बेटर? बिकॉज नो डाउट देयर इज 50% लॉस ऑफ द ड्रग, बट एटलीस्ट 50% ड्रग जो है it is above the minimum effective concentration. That means the rate is important, only absorption is not important. Here it is showing extent of absorption is 100%. Here it is showing extent of absorption only 50%. But here rate is not sufficient. If the release rate is not sufficient, then this particular dosage form, that this particular drug will be based. This particular formulation will be based. उस केस में हम बोलेंगे ये formulation हमारी अच्छी है. और यही रीजन है कि हमने बोला रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग जो है इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू कंसीडर देन सिंपल एक्सटेंट या सिंपल एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग. तो बायो अवेलेबिलिटी इज द राइट टर्म देन एब्जॉर्प्शन. अब आपको हमेशा जो है यू हैव टू टॉक इन द टर्म्स ऑफ रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन. यू कैन सी व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट.